So you have to listen carefully. In case of doubt, you arrange your hand and solve your problem. Then I told you, every object in the universe attract the other object. Attract the other object. This is a natural property due to mass. Due to mass. यानी कि mass की वजह से. If a body has mass, then this property will always be there. Those objects do not have mass, they don't have this property. Mass carrying objects may also have other properties like magnetic property, like electric property, like so many other properties you will learn in higher classes. This is natural property. Newton's law of gravitation वो इस प्रॉपर्टी की डिफाइन भी करता है, प्लस वो ये भी बताता है ये प्रॉपर्टी ये ग्रेविटेशनल, जैसे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया था, तो लॉ ऑफ इनर्शिया इज नेचुरल प्रॉपर्टी. इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, कब इनर्शिया पे असर पड़ता है, जब हम वो एक्सप्लेन करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन जाता है. न्यूटन लॉ ऑफ क्या नाम है, न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया. खाली इनर्शिया नेचुरल प्रॉपर्टी है, इसको न्यूटन लॉ नहीं कहेंगे जब तक हम उसमें यह ऐड ना करें कि इनर्शिया पे असर कब पड़ता है. if it is an object is in a state of rest, it will remain in rest. If it is in motion, it will remain in motion with same velocity. या तो ये बोलो या बोलो with same speed and same direction. velocity के तो दोनों आ जाएंगे. यहाँ तक जो है ये न्यूटन ये इनर्शिया है. जब इसमें आप ऐड कर देते हैं unless an external unbalanced force act on it. यानी ये प्रॉपर्टी कब चेंज होती है, जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगती है तब चेंज होती है. एक्सटर्नल फोर्स हो अनबैलेंस हो, तो यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बन गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो इसी तरह एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. अगर आप देखते हैं बिकॉज ऑफ हिज मास, बिकॉज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मे बी ड्यू टू मैग्नेटिक रीजंस आल्सो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक रीजंस आल्सो. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे ऑब्जेक्ट को ये ग्रेविटेशन, इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूटन लॉ कहाँ से जो होता है ये बता के ये होता है, उसका ये बताते हैं फोर्स डिपेंड कहाँ पे करती है. तो न्यूटन ने क्या पता लगाया अपने ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इससे लॉ बन गया F इक्वल टू G into m1 into m2 upon d square. अगर एक ऑब्जेक्ट का भी मान बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा. प्रोडक्ट में फोर्स बढ़ती है, तो एक का भी ऑब्जेक्ट का मान बढ़ा तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, फोर्स भी बढ़ जाएगी. डिस्टेंस अगर बढ़ा तो कम होगी. कॉमन सेंस की बात है. आम हालात में भी एक मैग्नेट जो है दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जैसे मैग्नेटिक सर्फेस को, तो जितना उससे डिस्टेंस बढ़ता है उसकी फोर्स कम हो जाती है. ये इसको स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं. ये कूलम्स में भी लगता है, चार्जेस में भी लगता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी चार्जेस की. मैग्नेट में भी लगता है कि मैग्नेटिक डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगी और स्क्वायर में कम होगी. और अगर डिस्टेंस कम होगा तो स्क्वायर में कम होगा तो स्क्वायर में बढ़ेगी. यानी जो डिस्टेंस का रिलेशन है ये स्क्वायर में. यानी अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स 4 टाइम्स कम होगी, 4 टाइम्स कम, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है. तो डिस्टेंस आधा हो गया, जितना था उससे आधा हो गया तो 4 आप हाफ का स्क्वायर कर लो क्या होता है 1/4. 1/2 का स्क्वायर इसको जब यहाँ डिनोमिनेटर में करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा. इसको स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं. कहाँ लगता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी लगता है, कूलम्बिक लॉ में भी लगता है जो चार्जेस से रिलेटेड है, वो भी इस तरह का है. वहाँ चार्ज की जगह Q1 Q2 आ जाएगा. और मैग्नेटिक फोर्सेस में भी लगता है, मैग्नेट जो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को. तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आपके वर्ड्स में लिख सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स.
एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली, ये जी को छोड़ देंगे, ये कांस्टेंट है, पावर के हिसाब से आया, इज दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। तो दो प्रोडक्ट, दो मास के बीच में प्रोडक्ट है, तो कैसे बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ मास। एंड उल्टा रिलेशन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर पहले बोलिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ऐसे आपको फॉर्मूला याद है, अब लॉ भी याद करेंगे। उसके बाद हमने ये बताया था आपको जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। मैंने ये कहा था कि जिस सोर्स फॉर्मूले में वो कांस्टेंट निकला है, उसमें जिस फोर्स की जिस वजह से निकला उसको कांस्टेंट को छोड़ दो, बाकी सबको बंद कर दो, फिर डिफाइन करना आसान हो जाएगा। क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, अब ये पूरा एक्सप्लेन कर दो जो आपने बंद करा है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स whose masses are 1 each, 1 किलोग्राम ईच, या खाली 1 ईच कर दो यूनिट में, क्योंकि दोनों का मास 1 होना चाहिए। whose masses are 1 each and distance between them is 1 मीटर। ये सारे ऐसा यूनिट में होगा, यूनिट में बोल रहे हैं ऐसा यूनिट बोलिए। masses are 1 kg each and the distance between them is 1 मीटर। स्क्वायर नहीं बोलेंगे, 1 मीटर, तो फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करते हैं वो स्क्वायर में लिखिए। आम डिस्टेंस 1 मीटर है, जब उसको अगर मेरा डिस्टेंस 2 होता तो डिस्टेंस तो 2 कहलाता, लेकिन फॉर्मूले में लिखते तो 2 स्क्वायर लिखते, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर में आता है। डिस्टेंस 3 मीटर होता तो फॉर्मूले में क्या लिखते हम, 3 और उसका स्क्वायर, ये फॉर्मूले का हिस्सा है। 3 स्क्वायर नहीं लिखते कि भाई डिस्टेंस 3 स्क्वायर है। आई थिंक और ये बताया था मैंने आपको कि among the two objects, a gravitational force between two objects, out of which one object is earth, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं और ग्रेविटी। फिर मैंने आपको बताया था फ्री फॉल, कि if an object falls towards the earth only under the force of gravitation, only under the force of no other force act on it, then this fall of the object, this falling of the object is known as free fall। जब आप लिफ्ट से नीचे आते हैं तो वो फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि वो मशीन के जरिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। आप पतंग को उड़ाते हुए नीचे लेके आते हैं, आगे से बनी हुई है, वो फ्री फॉल नहीं है। आप जहाज में जा रहे हैं, कोई चीज जहाज से बाहर निकाल के छोड़ दें, और हम ये एज्यूम कर ले कि हवा की जो वो है अपलिफ्ट फोर्स, आज जो भी वो भी पढ़ेंगे हम, वो नेग्लिजिबल है, तो वो जो ऊपर से चीज नीचे गिरेगी वो फ्री फॉल में है। तो खुदा ने करी कोई आदमी ऊपर से कैसे गिर जाए, तो उसपे जो हवा ग्रेविटेशनल जो हवा की वजह से जो फोर्स लगती है, आप पढ़ेंगे आज, वो नेग्लिजिबल होती है। तो ऑलमोस्ट वो गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है, तो उसका जो गिरना है वो किस कैटेगरी में आएगा, पॉइंट समझ में आएंगे। अब आपको ये भी मैंने बताया था कि whenever force act on an object, तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया था, क्या था कि जब भी फोर्स लगती है, दो तरह से बताया था, तो it produces acceleration. Whenever unbalanced force act on an object, it produces acceleration. Gravitational force भी always unbalanced है, it is always unbalanced acceleration. तो जब भी एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है, उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसमें हमने पूरा लॉ दिया था कि दिस क्या नाम है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या नाम है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड लॉ में बताया था कि फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बहुत बड़ी तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव में बढ़ता है, नेगेटिव में कम होता है, फोर्स घटी तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास का एक बस है, बड़ी ऑब्जेक्ट होगी वही फोर्स छोटे ऑब्जेक्ट पे लगेगी, तो छोटे ऑब्जेक्ट में ज्यादा एक्सीलरेशन पैदा होगा, बड़े ऑब्जेक्ट में कम। बस पे वही फोर्स लगाए और वही फोर्स साइकिल पे लगाए
तो बस कम स्पीड से आगे बढ़ेगी और साइकिल ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी। ये सेकंड लॉ बताया था ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब अगर यही फोर्स ऊपर से गिरती हुई चीज पे लग रही है तो तब भी एक्सीलरेशन होगा। तो यूनिवर्सल लॉ वही तो कह ही रहा है कि जमीन पे लगेगी तभी एक्सीलरेशन होगा। फोर्स चाहे ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे जाए, चाहे फोर्स लगा के नीचे से ऊपर भेजे, चाहे वो जमीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली चल रहा हो, अगर फोर्स लगेगी तो एक्सीलरेशन होगा ही होगा। और अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो उस एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फर्क पड़ गया है कि क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक्सीलरेशन है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन अगर एक ही उसको स्मॉल जी से इंडिकेट करते हैं, लेकिन अगर हम स्मॉल जी ना लिखें, ए ही लिखें, तो वो टेक्निकली गलत नहीं है। स्मॉल जी हमें ये देता है कि ग्रेविटेशनल अर्थ की वजह से ये एक्सीलरेशन पैदा हुआ। जैसे अर्थ के प्लैनेट, अगर किसी प्लैनेट पे चले जाए तो वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा प्लैनेट की सरफेस में, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के रहेगा। समझ में आया? उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन होगा उसे उस प्लैनेट का जहां वो ऑब्जेक्ट है उस प्लैनेट का क्या बोलेंगे उस एक्सीलरेशन को? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पॉइंट समझ में आ गया? क्या बोलेंगे उसे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये याद रखिएगा, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जब हम जमीन पे हिसाब से यूज करते हैं तो उसका हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फ्री ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने बताया था आपको, क्या बताया था हमने? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये d स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, ये अर्थ की सरफेस का अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे लिखा है, तो ये d है डिस्टेंस, ये सेंटर से डिस्टेंस माना। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे कुछ सवाल में ये यूज होगी। ये बात समझ में आ गई? तो ये रिलेशन हमने कैसे निकाला था याद करो। हमने बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगती है तो फोर्स बराबर होती है m इंटू ए की जगह जी यूज करेंगे आप। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्सीलरेशन की जगह क्या यूज करेंगे? जी। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो हमारी फोर्स है उसका ये वाला फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले सेम चीज को निकालना है। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो एक्सीलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी हम लेना तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। जब हम सेम होके इनको इक्वेट करेंगे तो ये जो एक मास है, वन ऑफ द मास, जो बॉडी का मास है, ऑब्जेक्ट का मास है, वो कैंसिल हो जाएगा। एक तरफ mg है, एक तरफ ये है, तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। एक तरफ g बचेगा खाली और दूसरी तरफ m ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट या मास ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ की बात कर रहा है, कोई प्लैनेट है तो वहां का मास लेंगे। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट या सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस। और जब इसकी वैल्यू निकाली गई जमीन का मास रख के, जमीन की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, वो कितनी निकली? 6.67 10 टू द पावर -11। आगे क्या इसका यूनिट क्या था? आप जी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे, खाली जी बचना चाहिए। सारे यूनिट को मिला दें तो जिसको निकालना उसका यूनिट निकल आएगा। तो एफ का यूनिट क्या है? फोर्स का न्यूटन। और डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा स्क्वायर में, जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बीटा स्क्वायर, तो यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो मासेस है केजी में हम लिख देंगे, दोनों ये भी केजी ये भी केजी, तो क्या हो जाएगा? पर केजी स्क्वायर। पर को ऐसे लिख दो या केजी -2 लिख दो। तो ये जी की वैल्यू कैलकुलेशन करके निकाली गई। उस कैलकुलेशन में हमने जी की वैल्यू लिखी थी, यहां से निकाली थी वैल्यू। समझ में आई बात? इस फॉर्मूले से निकाली। एक मिनट, मैं इस फॉर्मूले से निकाली थी, अलग से निकाली थी। तो स्मॉल जी की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली थी। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, अर्थ का मास और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो आंसर निकला था इन सब वैल्यूज को पुट करके वो निकला था 9.81 और उसको अप्रोक्सीमेट 9.8 कह देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पॉइंट समझ में आ गया? किसकी वैल्यू निकली थी? स्मॉल जी। ये वैल्यू एज ए नॉन फिगर के तौर पर हम याद रखेंगे। जैसे कैपिटल जी की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अगर दो फोर्सेस के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें मासेस दे रखे होंगे दोनों ऑब्जेक्ट के, वो हम यूज करेंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो हम यूज करेंगे। लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू नहीं दी होगी क्योंकि वो हमने याद करनी है एज ए यूनिवर्सल फैक्ट। जैसे आप मैथ्स के सवालों में पाई की वैल्यू यूज करते हैं, कितनी 22/7 या 3 पॉइंट। अब आप ये नहीं कहेंगे जी पाई की वैल्यू देंगे रखी हुई, सवाल नहीं हो सकता। 3.14 अलग अलग पढ़ने डेसिमल की बात, ये याद रखना, ये मैथ्स का रूल है। तो वो आप कभी सवाल भी नहीं कर सकते सर ये एरिया कैसे निकाले सर्कल का, इनमें पाई की वैल्यू देंगे रखी। समझ में आगे बात भी आ गई? तो मालूम है आपको पाई की वैल्यू तो याद होनी चाहिए, तो कैपिटल जी की वैल्यू याद होनी चाहिए, वो मेरे मालिक भी, और स्मॉल जी की वैल्यू याद होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट कितनी? राउंडिंग ऑफ 9.8%। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बढ़ने पे या कम होने पे कोई खास फर्क या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है लेकिन ज्यादा फर्क, बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है, नेगलिजिबल। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये हम एक आध न्यूमेरिकल आपको बता देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन आप घर पे कर लेंगे। उसके बाद है इस बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन में मोशन थी, तो हमारी पहली क्वेश्चन में मोशन थी P = U + AT। इसकी जगह क्या हो जाएगी? P = U + GT, जो कि एक ही जगह G आ गया। एक ही वैल्यू सवाल में ना दी हो सवाल नहीं हो सकता अगर जमीन को पढ़ी। अब जमीन पे अगर सरफेस पे चल रही है तो A यूज करेंगे, G यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जबकि ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी गिर रहा हो, या तो नीचे से ऊपर जाना तो फेंक गया ऊपर, या ऊपर से, और ये याद रखिएगा ये फ्री फॉल होना चाहिए या फ्री राइज होना चाहिए। अगर आप हाथ से पकड़ के नीचे ला रहे हैं, जब मशीन के जरिए नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू 9.8 यूज नहीं होगी। 9.8 यूज, ये याद रखिएगा बिल्कुल। ये सवाल में आता है ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, ये ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जो आपके हाथ से बाहर निकला, अब वो अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू माइनस में होगी। स्मॉल जी की वैल्यू एक्सीलरेशन स्पीड घटती है माइनस में यूज करते हैं, और नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है, तो एक्सीलरेशन अगर स्पीड बढ़ रही तो जी की एक्सीलरेशन की वैल्यू प्लस में यूज करते हैं, तो जी की वैल्यू नीचे आते हुए प्लस होगी और ऊपर जाते हुए माइनस होगी। तो कब यूज करेंगे? अगर नीचे से ऊपर फेंका तो आपके हाथ से निकल गया, आप हाथ पे लेके जा रहा हूं ऊपर, तो जी की वैल्यू 9.8 यूज नहीं होगी, क्योंकि वो फ्री फॉल या फ्री राइज में नहीं आता। एक्सेल अंडर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में नहीं आ रहा, आपके हाथ की फोर्स वहां पे इन्वॉल्व है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो तब वो 9.8 यूज होगा जी की वैल्यू, ऊपर से नीचे गिरते हुए, नीचे से ऊपर जाए। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन मोशन में बताया था कि बॉडी इज मूविंग विद, क्या वर्ड यूज हुआ था याद करो? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हुआ था ना, यहाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वर्ड नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये एज्यूम किया गया है कि जमीन की सरफेस पे और जमीन की थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे अप्रोक्सीमेटली एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म ही होता है, क्योंकि फोर्स यूनिफॉर्म। अगर फोर्स में फर्क है तो नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम, 0.0000810 जीरो आएंगे, फिर कोई वैल्यू कोई चेंज आएगा। जब फोर्स यूनिफॉर्म होगी तो एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। सवाल में यूनिफॉर्म वर्ड आने की जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं मिलेगा आपको फ्री फॉर्म में कि दिस वॉल्यूम अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कभी नहीं मिलेगा। जमीन पे चलते हुए
एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो भी सकता है और तो वहां अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके सवाल करना है तो एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का लिखना जरूरी है, अंडरस्टूड नहीं होती बात। बहुत से भी ऑथर जो किताब लिखते हैं कुछ लोग कहते हैं तो यूनिफॉर्म हो गया, भाई यूनिफॉर्म क्यों होगा, तुमने लिखा नहीं, फ्री फॉल में यूनिफॉर्म होगा। अंडरस्टैंडिंग तो वहां अगर आप इन इक्वेशन को यूज करके सवाल करना है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म लिखना, अगर नहीं लिखा तो ऑथर की गलती, सवाल लिखने वाले की गलती। दूसरा था s इज इक्वल टू क्या था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फिर था g स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस g। सिर्फ एक ही जगह g यूज होगा, बाकी फॉर्मूले वही है। सर p पे स्क्वायर क्या सेकंड वाले हाँ ये g स्क्वायर, ये चेंजेस तो आप कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया आपके। अब हम उसके बाद जो आगे चलेंगे फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बुक के अंदर 2-3 न्यूमेरिकल कोशिश करेंगे आज करने। उसके बाद ये सवाल मैंने आपको कराया था, हाउ विल यू शो दैट अ स्टोन एंड अ फेदर विल फॉल ऑन द अर्थ एट द फ्रॉम द सेम हाइट, दे विल रीच टू द अर्थ एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, assuming that no air pressure is there। क्योंकि एयर का प्रेशर होगा, बाइंड फोर्स होगी, स्टोन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फेदर के ऊपर फर्क पड़ेगा क्योंकि एयर प्रेशर ऊपर को भी लगता है। तो आप देखते हैं जहाज होता है तो नीचे से प्रेशर लगता है तभी वो ऊपर जाता है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कोई एयर प्रेशर नहीं, तो आप कैसे प्रूव करोगे, आप सीधा सीधा न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की बाय न्यूटन सेकंड लॉ, फिर आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करके दोबारा फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, वो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन v। फिर हम कहेंगे सिंस बोथ द फोर्सेस आर क्या नाम है एक्सप्लेनिंग आर सेम फोर्स, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे आप, एक तरफ mg लिख देंगे, दूसरी तरफ कैपिटल G और m1 m2 या m m2 अपॉन d स्क्वायर। इस m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फाइनली आपका आंसर क्या बचेगा, g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन d स्क्वायर। फिर आप यहाँ से आंसर लिखेंगे कि acceleration due to gravity only depends on mass of the planet and does not depend on mass of the object. Therefore, whether it is feather or a stone, since it does not depend upon the mass of the feather or stone, it only depends upon the planet, that is Earth, and mass of the Earth is same for stone also and for feather also. Distance from the center of the Earth is same for stone also and feather also. Therefore, acceleration due to gravity will be same for both of them. And since acceleration due to gravity will be same for both of them, therefore they will come towards the Earth with same velocity, and their velocity at every point will be same. तो बढ़ेगी लेकिन उनके आपस की वेलोसिटी सेम होगी। अगर एक की x है दूसरी की x होगी, ये चेंज होकर y होगी, दूसरी की भी y रहेगी। So therefore their velocity at same point will be same and they will reach to the earth exactly at the same time। भाई ये बताओ, बात समझ में आ गई। तो ये इस टाइप के सवाल है। अब एक सवाल इसमें ये बनता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, अर्थ की शेप में, अर्थ का जो शेप है वो थोड़ा सा ओवल शेप है ऐसा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये D1 है और ये D2 है। तो पोल्स पे जो अर्थ का फोर्स है, ये पोल्स है, साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल, नीचे कौन सा है, साउथ पोल। ये इक्वेटर आ गया, ये ईस्ट आ गया और ये वेस्ट आ गया। तो रेडियस ऑफ द अर्थ, जो पोलर रेडियस है वो कम है कौन से रेडियस से, इक्वेटर के रेडियस। समझ में आया। तो जब हम ये वैल्यू रेडियस की आप पुट करेंगे, जी की वैल्यू निकालेंगे, तो पोलर रेडियस कम है, समझ में आया। यानी आप देखिए
G इज इक्वल टू GME अपॉन DP, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द पोल स्क्वायर में। और दूसरी जगह G की वैल्यू क्या है? G एंड मास ऑफ द अर्थ अपॉन इक्वेटर पे डिस्टेंस का डिस्टेंस और अर्थ का डिस्टेंस। ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर जो है ये फर्स्ट वाले में छोटा है और सेकंड वाले में बड़ा है। तो therefore the value of small g will be larger, will be, क्योंकि छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और एक में बड़े से डिवाइड करना है, तो बड़े से डिवाइड करेंगे वो आंसर छोटा होगा, और या छोटे से डिवाइड करना है वो आंसर बड़ा होगा। तो वैल्यू ऑफ g पोल के ऊपर will be larger than value of small g acceleration due to gravity at equation। बात समझ में आ गई कि यहाँ वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज स्मॉलर, और यहाँ वैल्यू कम होगी क्योंकि डिस्टेंस बड़ा। और वेट का जो फॉर्मूला है हमारा, वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? m इंटू जी। तो जब g की वैल्यू कम होगी तो वहां वेट छोटा आएगा, और जब g की वैल्यू ज्यादा होगी तो बताइए मुझे, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट ये पोल्स पे और इक्वेटर पे, तो विल इट बी सेम? कहां ज्यादा होगा? पोल्स पे ज्यादा होगा, क्योंकि g की वैल्यू ज्यादा है, और इक्वेटर पे कम होगा, है ना? या वैसे दो रीजन है इक्वेटर पे। एक तो g की वैल्यू बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये जो रेडियस है ये लार्जर है, ये एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है। सर्कुलर एग्जैक्टली सर्कुलर होता तो दोनों डिस्टेंस सेम होते, तो दोनों जगह सेम होते। पॉइंट समझ में आ रही है यार? यहाँ इक्वेटर पे फ्लाइंग टेंडेंसी जो होती है, बॉडी जो होती है वो थोड़ा दूर जाना चाहती है, वो भी एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है जो हमारे इफेक्ट इन्वॉल्व, बिकॉज हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिस्टेंस की बेसिस पे आंसर दे रहे हैं। तो अगर ये सवाल पूछा, ओनली प्रूव दैट weight of the object is higher at pole and lesser at equator, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले तो आप ये प्रूव कीजिए कि GP फॉर पोल, और ये दोनों फॉर्मूले लिखिए। फिर आप बताइए कि पोल का जो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर। एज ए रिजल्ट GP will be greater than G for equator, E for equator। तो GP GE से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि G की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है, इसलिए वेट जो होगा वो पोल पे, जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। बात समझ में आई? अब इसमें सवाल ये कहता है कि एक आदमी को 2 किलो सोना दिया, तो जब उसने एक पोल पे नापा और फिर उसने वही वेट जो था कहां पे आगे नापा? वेट नापा इक्वेटर पे, तो पोल पे वेट ज्यादा था, इक्वेटर पे वेट कम था। क्या विल यू जस्टिफाई? क्या सोना कम हो गया? आप कहोगे वेट सोना वही है, मास डज नॉट चेंज, मास इज ए कांस्टेंट। मास की डेफिनेशन है इट रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फोर्स। तो ये आप एन जो है वो इक्वेटर पे ले आए तो भी नहीं बड़ा रहेगा, और आप पोल पे ले आए तो भी नहीं बड़ा रहेगा। आप खुद पोल पे चले आए तो जो आपका मास है आप उतने ही साइज में उतने ही मास के साथ वहां रहेंगे, और इक्वेटर पे आ जाए तो उतने ही मास के साथ आप इक्वेटर पे पहुंच जाएंगे। ये नहीं होगा कि पोल पे आप मोटे हो गए तो थोड़े भारी हो गए, और इक्वेटर पे आगे आप थोड़े पतले हो गए, कुछ मास आपको हट गया, वेट जो है वो फर्क हो जाएगा। समझना है? तो वेट डिपेंड्स ऑन मास इनटू ग्रेविटी, ये वेट का फॉर्मूला है। तो जहां जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां वेट भी ज्यादा होगा, जब जी की वैल्यू कम होगी वहां वेट भी उसी ऑब्जेक्ट का, उसी मास का। तो अगर 2 kg उसका मास है तो मास विल रिमेन सेम एट पोल एंड इक्वेटर, लेकिन वेट पोल पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा है, और इक्वेटर पे वेट कम होगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू। आप इसको छोड़ दीजिए, आप जमीन से मून पे चले जाए, तो जब ऑब्जेक्ट आप जमीन से मून पे ले जाएंगे, समझ में आया? तो जो उसका मास जमीन पे था वही मास मून पे भी होगा।
क्योंकि मास इज ए मास डज नॉट, मास को कहते हैं मैटर कंटेन इन द बॉडी। तो जो उसमें मैटर है, अगर हमने जैसे सेब है, सेब को खा लिया, आपने जाते हुए खा लिया, उसका मैटर कम हो गया। अगर बिना उसको खाए पिए आप उसको एज मून पे पहुंचा दें तो मास तो उसका हो जाएगा। ये पेन आप मून पे ले जाएं तो जो उसका मैटर इस जगह पर है, यहाँ पर, यही मास इसका इक्वेटर में भी होगा, यही मास जो इसमें मैटर है, यही मैटर इसका पोल पे भी होगा, और यही मैटर जो इसमें पाया जाता है वो मून पे भी होगा। लेकिन मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स 6 टाइम्स कम है। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तो वेट जो होगा मून पे वो भी 6 टाइम्स कम हो जाएगा। सवाल आ सकता है कि जमीन पे वेट जो है वो 60 न्यूटन है, कितना? 60। तो मून पे कितना वेट होगा? 10 न्यूटन। बिल्कुल सही है। आप कहोगे भाई 6 टाइम्स कम है तो 6 से डिवाइड करो। मून पे 20 न्यूटन उसका वेट है, जमीन पे जाए तो उसका वेट क्या हो जाएगा? 120, 6 टाइम्स ज्यादा। मून पे एक ऑब्जेक्ट है 30 केजी का, जमीन पे लाए तो क्या हो जाएगा? 77 यही जवाब दो। 30 केजी। अरे मैंने केजी कहा है, केजी मास को कहते हैं। केजी किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास, नॉट फोर्स। अगर मैं न्यूटन बोलता तो फोर्स की बात कर रहा हूं, समझ में आई बात नहीं है? तो मैं केजी कह रहा हूं, केजी का मतलब मास। तो अगर मून पे 30 केजी है मास, तो मास तो सेम रहता है, मास डज नॉट चेंज। जमीन पे लाने को कितना उसका क्या होगा? 30 केजी होगा। अगर वो वेट कहता तो हम कहते हैं मून पे उसका वेट, अब तो वो 2 यूनिट है, एक ग्रेविटेशनल यूनिट भी वेट का है। एसआई यूनिट तो वेट का न्यूटन है, क्योंकि एसआई यूनिट एक जगह है। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है। वेट फोर्स है, तो जो फोर्स का यूनिट होगा वही वेट का यूनिट होगा, बिकॉज़ इट इज अ फोर्स। तो एसआई यूनिट वेट का क्या है? न्यूटन। और कैसे निकलता है? m × g, मास और g को मल्टीप्लाई करके। ये पॉइंट समझ में आ गया? यानी है समझ में? अच्छी बात समझ में आ गया ना? लेकिन वेट को हम मास जितना है उसके आगे जी लिख दे, ग्राम, खाली जी लिख दे या वेट लिख दे, तो वो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट बन जाता है। जैसे किसी चीज का वेट 2 kg है, मास उसका, मास कितना है? 2 kg। तो एक्चुअल मास कितना होगा? 2 × 9.8। हम 9.8 को भी राउंड ऑफ करके 10 कर देते हैं। तो एक्चुअल वेट कितना होगा? सॉरी, मास तो 2 kg है, एक्चुअल वेट कितना होगा उसका? 2 × 10। कौन से फॉर्मूले से निकला? m की वैल्यू 2 और g की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी ले रहा है? 10। तो कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। लेकिन हम 2 kg उसका मास कह रहे हैं, तो हम इसको ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट का जो है उसके आगे g लिख दो या वेट लिख दो। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2 kg पे, खाली 2 kg कहेंगे तो मास है, लेकिन आगे वेट लिख देंगे तो वो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट बन जाएगा, एसआई यूनिट नहीं। एसआई यूनिट बनाना होगा तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू m × g। तो उसमें n की वैल्यू वो लेंगे जो kg के साथ दे रखा है, और g की वैल्यू कितने लेंगे? 9.8 या अप्रोक्सीमेटली 10। अब मैं कहीं लिखा है किसी चीज ऑब्जेक्ट का वेट जो 5 kg वेट है, तो ये वेट की बात हो रही है। आपको सही तो kg लिखा है, खाली 5 kg होता तो मास था, लेकिन 5 kg वेट का मतलब है कि ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वेट है। इसका एक्चुअल ऐसा यूनिट बनाना हो तो mg फॉर्मूले से बनेगा। पॉइंट समझ में आ गया? यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg, किसी ऑब्जेक्ट का वेट 2 kg वेट, दोनों सही, वो वेट के लिए यूज होगा, वेट kg के साथ वेट लगा दिया, और खाली kg है तो वो मास है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई ना? तो आपको सवाल दे सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या नाम है 4 kg है, बताइए इसका वेट कितना होगा? तो बड़ा सिंपल आंसर है कि वेट इज इक्वल टू m × g। m की वैल्यू 4 और g की वैल्यू या तो 9.8 या 10, जो भी है। अगर सवाल में 10 हुआ तो आप 10 यूज करेंगे, सवाल में कुछ नहीं लिखा तो 9.8 यूज कीजिए। तो 10 × 4 कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट से मिनट लिखो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आई है।